पर सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। डिक्लेयर करना यानी अपने प्रोग्राम को बताना कि हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिंग डिक्लेरेशन या डेफिनेशन की। इसमें एक चीज ध्यान दें, तो हम अपने क्लास का नाम जो रख रहे हैं वो भी स्ट्रिंग्स है, और जावा के अंदर एक और क्लास बाय डिफॉल्ट पहले से एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग कैपिटल एस से शुरू होता है, तो काफी सारे स्टूडेंट छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कि वो कैपिटल नहीं रखते कुछ चीजों को, तो एरर आने लग जाते हैं। तो कैपिटल एस है स्ट्रिंग में, इसे हमें कैपिटल जरूर रखना है, पर ये स्ट्रिंग जो है जावा के अंदर पहले से है, तो हम स्ट्रिंग नाम नहीं रख सकते अपनी क्लास का, इसीलिए हमने स्ट्रिंग्स नाम रखा है क्लास का। अब ध्यान दें, तो मेन फंक्शन के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट एरे लिया करते थे उसमें भी हम स्ट्रिंग क्लास को यूज किया करते थे, क्योंकि वो एरे एक स्ट्रिंग्स का एरे होता था। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं अपना डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग, उसके बाद लिखेंगे नेम जो हमारे वेरिएबल का नाम है, और इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करवा देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने नाम को स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा दिया। मान लेते हैं अगर हमें एक और डेटा टाइप लेना होता फुल नेम, तो फुल नेम में हम स्टोर करवाते पूरा नाम इस तरीके से। तो यहाँ पर बीच में अगर स्ट्रिंग में स्पेस आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस भी एक वैलिड कैरेक्टर है। अब अगर मान लीजिए हमें कोई सेंटेंस स्टोर करवाना होता तो उसको करवाते कुछ इस तरीके से, माई नेम इज टोनी स्टार्क। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा सेंटेंस एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा दिया है। सिर्फ यही नहीं, अगर हमें कैरेक्टर्स का बड़ा सा ऐसे स्टोर करवाना है तो वो भी हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, जब तक हमारी मेमोरी भर नहीं जाती प्रोग्राम की वजह से। तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं जावा के अंदर। अब यहाँ पर तो हमने अपना स्ट्रिंग बना लिया, लेकिन मान लीजिए आपको यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट करना है, यानी आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें यूजर से पूछता है आपका प्रोग्राम कि आप अपना नाम बताइए। तो यूजर ने कुछ नाम टाइप किया, उसको आप यूजर से लेकर अपनी स्ट्रिंग के अंदर कैसे स्टोर करवाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के लिए बनानी पड़ेगी एक स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट, तो लिखते हैं स्कैनर SC। तो अब हमने देख लिया है कि न्यू कीवर्ड भी कुछ होता है, तो हम समझ सकते हैं कि स्कैनर क्लास एक क्लास है और SC एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने न्यू कीवर्ड को यूज किया है इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। तो ये स्कैनर भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा के अंदर। अब यहाँ से हम ले लेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। तो जब हमने इनपुट आउटपुट के बारे में सीखा था तब भी हमने बात की थी कि अगर हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग, पूरी की पूरी लाइन, पूरा का पूरा सेंटेंस जो इनपुट लेना है वो लेंगे हम नेक्स्ट की फॉर्म में। ऊपर इसके लिए इंपोर्ट कर देते हैं अपना पैकेज java.util.all। तो ये हमने नेम इनपुट ले लिया, और अब इस नेम को हम आउटपुट करवा देंगे यूजर को, योर नेम इज। इसको सेव करते हैं, इसे रन करते हैं, एंड रन करने के बाद सबसे पहले हमें इनपुट करना होगा अपना नाम। तो हम नाम इनपुट कर देते हैं टोनी, उसके बाद स्टार्क भी ले लेते हैं। आउटपुट करके हमारे पास आया योर नेम इज टोनी। अब यहाँ पर स्टार्क क्यों नहीं आया, हमारे पास स्टार्क क्यों नहीं इनपुट हुआ? अब इनपुट क्यों नहीं हुआ, ये चीज हमने ऑलरेडी जब हमने इनपुट आउटपुट सीखे थे जावा के अंदर तब हम इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, अगर पूरी की पूरी लाइन इनपुट लेनी होती है, यानी स्ट्रिंग जो है वो एक सिंगल टोकन है, सिंगल एलिमेंट है, उससे ज्यादा अगर हमें कुछ लेना है, मतलब एक वर्ड से ज्यादा कुछ इनपुट लेना है, तो हम नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट लाइन का यूज कर रहे होंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट लाइन को यूज करेंगे, इस बार दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, दोबारा से नेम एंटर करते हैं टोनी स्टार्क, और इस बार हमारे पास पूरा का पूरा नाम जो है प्रिंट हो गया है। तो जब भी पूरी लाइन इनपुट लेनी है, यानी स्पेसेस वगैरह भी इनपुट लेने हैं, तो नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे। जब सिर्फ एक सिंगल वर्ड इनपुट लेना है तो सिर्फ नेक्स्ट यूज करेंगे। तो ये चीज काफी ध्यान रखने की जरूरत है जब भी स्ट्रिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। अब धीरे धीरे करके हम स्ट्रिंग्स पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, और ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये काफी सारे क्वेश्चंस में आगे यूज होंगे, प्लेसमेंट के लिए भी यूज होते हैं। जब भी आप किसी कंपनी का टेस्ट देने बैठने हैं तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी तरफ, और आपको पता होना चाहिए कि जावा के अंदर स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उसमें चेंजेस कैसे लेकर आते हैं बहुत कम टाइम में। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फंक्शन की, जिसका नाम है कॉन्कैटेनेशन। कॉन्कैटेनेशन को एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि स्पेलिंग कॉन्कैटेनेशन इज द फंक्शन। कॉन्कैटेनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। मान लीजिए हमने फर्स्ट नेम लिया और फिर लास्ट नेम लिया।
अब हमारा काम है हमें फुल नेम बनाना इन दो स्ट्रिंग्स को जोड़कर। तो उसके अंदर जावा में हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग्स डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम टोनी एंड स्ट्रिंग लास्ट नेम स्टार्क। ठीक है, अब हम एक नई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं फुल नेम। फुल नेम को किस तरीके से बनाएंगे, या तो हम दोबारा इस नाम को लिखें या फिर ऑलरेडी अगर वेरिएबल्स बना लिए तो उसको रीयूज कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, फिर कर देंगे प्लस, फिर लिखेंगे लास्ट नेम, और फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारे फुल नेम में एक्चुअली वैल्यू क्या आई। इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहां पर फुल नेम में प्रिंट हुआ टोनी स्टार्क। तो एक तरीके से प्लस ने क्या किया, प्लस ने फर्स्ट स्ट्रिंग ली और सेकंड स्ट्रिंग ली और उनको ऐड कर दिया। अगर ध्यान दें कि हम आउटपुट कैसे करवाते हैं, जो system.out.println के अंदर हम जो कुछ भी पास करते हैं, तो अगर हमें दो अलग अलग आउटपुट्स करवाने होते हैं या फिर हमें एक वेरिएबल प्रिंट करवाना होता है किसी आउटपुट के साथ, तो हम बीच में प्लस ऐड कर देते हैं। वो क्या करता है, उन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्कैटिनेट करके फिर प्रिंट करवाता है यूजर को। अब यहाँ पर टोनी और स्टार्क के बीच में स्पेस तो आया ही नहीं, हमें स्पेस चाहिए था, तो क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग जोड़ देंगे। और ये स्ट्रिंग यहाँ पर हमने ऐसे खड़े खड़े ही बना लिए, मतलब इसे किसी नए वेरिएबल में नहीं भेजा, हमने डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग इसको क्रिएट कर दिया इस सेंटेंस के अंदर, इस लाइन के अंदर, जो कि हम कर सकते हैं जावा के अंदर। मतलब एक खाली स्ट्रिंग हम हो सकता है किसी एम्प्टी स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देते, लेकिन इसको हमने नहीं स्टोर कराया, इसको डायरेक्टली यूज किया। इसके इम्प्लीकेशंस भी देखते हैं, इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो अब हमारे लिए प्रिंट हुआ है टोनी स्टार्क, और टोनी और स्टार्क के बीच में एक स्पेस आ गया है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेस नहीं @ लिख देते तो @ लिखने के बाद जो आउटपुट है उसके अंदर टोनी और स्टार्क के बीच में @ आ गया है, वो सिंबल आ गया है। तो इस तरीके से आप सिर्फ किसी नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल स्टेटमेंट के बीच में भी कहीं भी कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। बस ये है कि ये लाइन जैसे ही खत्म होगी, ये बीच वाली जो स्ट्रिंग है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी मेमोरी से, क्योंकि इसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। अब अगला फंक्शन हम जिसकी बात कर रहे होंगे उसका नाम है लेंथ। हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को एक फंक्शन की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर ऑलरेडी एक मेथड होता है जिससे अगर हम रिक्वेस्ट भेजें तो हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाती है। अब मान लीजिए हमें ये फुल नेम जो है इसकी लेंथ प्रिंट करवानी है, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखेंगे डॉट, फिर लिखेंगे लेंथ और फिर फंक्शन वाले पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग है उसका हम नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे डॉट और उसके बाद लिखेंगे लेंथ, क्योंकि हम लेंथ फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से डॉट लगाकर हम लेंथ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं एंड एक बार इसे रन करते हैं। तो हमारे लिए जो प्रिंट हुआ है वो है 10, और हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग क्या थी, हमारी स्ट्रिंग थी टोनी @स्टार्क। अब इसके अंदर कैरेक्टर्स गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, और वही 10 जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो हमारे फंक्शन ने प्रिंट कर दिया हमारे लिए स्क्रीन पर। तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स की लेंथ निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें बार बार क्या करना है, इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, यानी टोनी @स्टार्क के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक करके प्रिंट करना है। पहले T प्रिंट हो जाए, फिर O प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए भी जावा के अंदर एक मेथड है, इस मेथड को नाम देते हैं char@। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, इन मेथड्स को हम खुद नहीं लिख रहे। जैसे हमने फंक्शंस वाली क्लास में अपने खुद के फंक्शंस बनाए थे, ये मेथड्स, ये फंक्शंस पहले से बने हुए हैं जावा के अंदर, इन्हें बस हम रीयूज कर रहे हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, लूप लगा लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई भी काम बार बार करना है, यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट करवाने वाला काम बार बार करना है, तो हम लूप लगा लेते हैं। For int I is equal to 0, I is less than full name dot length। full name dot length करने से यहाँ पर क्या हुआ, हमने स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो हमें खुद से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, हमने सिंपली एक फंक्शन कॉल कर लिया, वो स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके हमें दे देगा, और हम अपना जो लूप है वो उतनी ही बार रन करेंगे। उसके बाद कर लेते हैं I++ एंड अब प्रिंट क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं full name dot char@i। अब ये full name dot char@i का क्या मतलब हुआ
कि फुल नेम जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर हर एक कैरेक्टर पर हम जा रहे हैं और कैर एट फंक्शन उस कैरेक्टर को लेकर आता है जो इंडेक्स हमने पास किया। जैसे एरेस के अंदर हमने बात की थी कि फर्स्ट पोजीशन यानी 0th इंडेक्स, सेकंड पोजीशन यानी फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड पोजीशन यानी सेकंड इंडेक्स। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर भी जो एक एक कैरेक्टर आ रहा होता है उन सबको भी एक इंडेक्स असाइंड होता है। तो सबसे पहली पोजीशन पर जो भी है उसको इंडेक्स 0 है, दूसरी पोजीशन पर को इंडेक्स 1 है, तीसरी पोजीशन को इंडेक्स 2 है। इसी तरीके से हम जो इंडेक्स है वो है हमारे लिए यहाँ पर i, उस i को इस फंक्शन कैर एट के अंदर हम पास कर रहे हैं और ये कैर एट फंक्शन क्या करेगा, उस इंडेक्स पर जो भी होगा स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर उसको रिटर्न करके देगा। उसको रिटर्न करने के बाद हम उसको प्रिंट करवा रहे होंगे। तो इसको सेव करते हैं और प्रिंट करवाते हैं अपने कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट हुआ 10 जो कि फुल लेंथ थी इस स्टेटमेंट की वजह से। फिर हम अपने एरे के अंदर आए, एरे के अंदर सबसे पहले प्रिंट हुआ पहला कैरेक्टर t, फिर o, फिर n, फिर y और इसी तरीके से बाकी के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। और ये लूप कब तक चला, ये लूप चला हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तक। तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिंग के अंदर जाकर एक एक कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर क्या है, उसे प्रिंट करवा सकते हैं। उस कैरेक्टर के साथ कोई मैनिपुलेशन करनी है, उसे चेंज करना है, डिलीट करना है, तो वो सब भी हम स्ट्रिंग्स के अंदर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अपनी दो स्ट्रिंग कंपेयर करना। तो स्ट्रिंग नेम 1 है हमारे पास टोनी, स्ट्रिंग नेम 2 है हमारे पास दोबारा से टोनी। अब हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब क्या, नेम 1 नेम 2 के इक्वल है। उसको कंपेयर करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसको नाम देते हैं डॉट कंपेयर टू। इसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी पहली स्ट्रिंग यानी नेम 1 और लिखेंगे डॉट कंपेयर टू, और इस डॉट कंपेयर टू के अंदर अपनी दूसरी स्ट्रिंग पास करेंगे। यानी हम फंक्शन को बता रहे हैं कि पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को आप कंपेयर करिए। तो दूसरी स्ट्रिंग पास करेंगे तो नेम 2 हमने पास किया। अब ये जो कंपेयर टू फंक्शन है ये 3 केसेस चेक करता है। पहला केस जिसमें हमारी जो स्ट्रिंग 1 है दैट इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। दूसरा केस जिसमें हमारी स्ट्रिंग 1 जो है दैट इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2। एंड तीसरा केस जिसमें हमारी स्ट्रिंग 1 जो है दैट इज लेस देन स्ट्रिंग। पहले केस में जिसमें स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 है, कंपेयर टू फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये +9 हो सकता है, +15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसमें दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं उस केस में ये रिटर्न करेगा हमारे पास 0, और जिस केस में स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटी है उस केस में ये फंक्शन हमारे पास रिटर्न करेगा एक नेगेटिव वैल्यू को। तो कुछ इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं। इसमें जो पहली स्ट्रिंग यानी जो डॉट से पहले आएगी यानी नेम 1 हमारी स्ट्रिंग 1 है और नेम 2 हमारी स्ट्रिंग 2 है। स्ट्रिंग 2 वो जिसको कंपेयर टू फंक्शन में हमने पास किया है एज अ पैरामीटर। तो अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू, नहीं तो 0, और छोटी है तो नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पर अगर कंपेयर्स टू हमें 0 रिटर्न करता है तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर ऐसा नहीं है तो हम इस केस में प्रिंट करवा देंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, राइट। अब इसमें भी हम आगे कंडीशन लगा सकते थे कि अगर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न हुई है यानी स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न हुई है यानी स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1। अब स्ट्रिंग्स के अंदर आप सोच रहे होंगे दीदी नंबर्स के अंदर तो हमें पता है कि कोई बड़ा नंबर होता है, कोई छोटा नंबर होता है, स्ट्रिंग्स में आप कैसे कंपेयर कर लेंगे कि हेलो और हेलो 2 के अंदर कौन बड़ा है या फिर हेलो और वर्ल्ड के अंदर कौन बड़ा है। तो स्ट्रिंग्स के अंदर जैसे हम कैरेक्टर्स की बात करें तो जो कैरेक्टर ए है उसकी वैल्यू कम मानी जाती है और कैरेक्टर बी की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। तो जिस भी स्ट्रिंग के अंदर जो पहला कैरेक्टर आएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी कंपैरिजन में वो स्ट्रिंग बड़ी होगी। जैसे एग्जांपल लेकर अगर समझें तो हेलो और वेलो का अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर वेलो वाली स्ट्रिंग बड़ी है और हेलो वाली स्ट्रिंग छोटी है, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया H और W का, और H और W की जब लड़ाई हुई तो W जीत गया और H हार गया। तो W जो है वो बड़ी स्ट्रिंग है और हेलो छोटी स्ट्रिंग है। यहीं पर अगर हेलो की जगह हमारे पास होता चलो तो यहाँ पर क्या होता, H जो है वो बड़ी स्ट्रिंग है और C छोटी स्ट्रिंग है,
तो H जीत जाता C से, तो यहाँ पर हेलो बड़ी स्ट्रिंग होता एंड CELLO जिसके अंदर C छोटा कैरेक्टर पहले आता है वो छोटी स्ट्रिंग होता। मान लीजिए यहाँ पर होता AA हेलो और AA बेलो। इस केस में शुरू का AA और ये AA तो सेम है, लेकिन उसके बाद जो H है और जो B है उनमें लड़ाई होती, उनकी लड़ाई होती तो H जीत जाता क्योंकि H बड़ा है और B हार जाता, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है वो बड़ी हो जाती। तो इस तरीके से जावा के अंदर स्ट्रिंग्स कंपेयर होती हैं। पहला कैरेक्टर जो डिसिमिलर होता है, जो अलग होता है, उनकी लड़ाई होती है, उसमें से जो बड़ा होता है वो जीत जाता है। एंड इसी तरीके से हमारे पास लार्जेस्ट स्ट्रिंग आती है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे। इसको एक बार रन करके हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में क्या आने वाला है। तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल जो हमें पता था, लेकिन यहाँ पर अगर टोनी 2 कर दें तो क्या प्रिंट होगा, तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा कि स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। अब आप इसमें एक चीज पूछ सकते हैं कि हमने इफ एल्स पढ़ा था, इफ एल्स के अंदर हमने देखा था कि जब भी दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो हम तो सिंपली 2 = 2 लगा सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि 2 = 2 लगाने से क्या होगा। इसी सेम चीज को हम कॉपी कर देते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं, यहां सिर्फ लिखते हैं name 1 = name 2 और इस पार्ट को हम कर देते हैं कॉमेंट आउट। name 1 = name 2 लिखने से क्या हुआ, शुरुआत में टोनी एंड टोनी 2 हमने पास किया तो हमारे लिए प्रिंट हुआ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, लेकिन सिर्फ टोनी एंड टोनी पास करते एंड उसके बाद इस कोड को रन करते तो फिर प्रिंट होता स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो इज इक्वल टू अगर था पहले से तो हमने कंपेयर टू फंक्शन क्यों यूज किया, कंपेयर टू फंक्शन को इसलिए यूज किया क्योंकि ये इज इक्वल टू बहुत सारे केसेस में फेल हो जाता है और वो केसेस हम कभी कभी रियलाइज नहीं करते, इसीलिए इज इक्वल टू लिखेंगे तो किसी कॉन्टेस्ट में अगर बैठे होंगे तो वहां पर कुछ टेस्ट केसेस हमारे लिए फेल हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे लिए निकलेंगे ही नहीं। जिसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग करके हम नई स्ट्रिंग बना सकते हैं जावा के अंदर। ये जो स्ट्रिंग बनाने का तरीका है ये नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को डिक्लेयर करने का भी तरीका है। न्यू स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, पास करेंगे टोनी और इसको इज इक्वल टू से कंपेयर करते हैं न्यू स्ट्रिंग टोनी। तो हमने 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं जिन दोनों के अंदर हमने सेम चीज स्टोर करवाई है विच इज टोनी। अब यहाँ पर अगर ये इक्वल होता है तो हम सेम चीज प्रिंट करवाएंगे, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं होता तो उस केस में प्रिंट करवाएंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। और इस पार्ट को हम कर देते हैं कॉमेंट आउट। इस कोड को सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। रन किया तो हमारे लिए प्रिंट हुआ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, जब हमने नई स्ट्रिंग बनाई थी तो पहली स्ट्रिंग में भी टोनी पास किया, दूसरी में भी टोनी पास किया और इन्हीं को तो पहले कंपेयर करके हमारा सही आंसर आया था। अब गलत आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि जावा के अंदर स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स होती हैं और नॉर्मल जो प्रिमिटिव टाइप्स जो वेरिएबल्स हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो मेमोरी में किस तरीके से काम करते हैं उनकी अलग फंक्शनिंग है, ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होती हैं उनकी अलग फंक्शनिंग है। और यहाँ पर गलत आंसर क्यों आया इसका एक्सप्लेनेशन हम स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ते टाइम यानी नेक्स्ट वीडियो के शुरुआत में सीख रहे होंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग्स जावा के अंदर एक्चुअली मेमोरी में स्टोर कैसे होती हैं और स्ट्रिंग बिल्डर नाम के क्लास की हमें जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग्स थी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इज इक्वल टू यूज नहीं करना, डॉट कंपेयर्स टू फंक्शन का यूज करना है जब भी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। अब बात करते हैं जावा के अंदर सबस्ट्रिंग्स की। सबस्ट्रिंग क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसका हमें छोटा सा पार्ट निकालना है, वो हम निकालते हैं सबस्ट्रिंग्स की फॉर्म से। सब मतलब किसी भी बड़े पार्ट का छोटा पार्ट, स्ट्रिंग का छोटा पार्ट यानी सबस्ट्रिंग। अब हमें अपना कोई स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग में लिखा है, स्ट्रिंग का नाम ले लेते हैं सेंटेंस। हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है जिसमें लिखा हुआ है माई नेम इज टोनी। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हमें सिर्फ टोनी जो नाम है वो इससे निकालना है, यानी इसका एक सबस्ट्रिंग निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे डॉट सबस्ट्रिंग नाम के फंक्शन का। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम इज इक्वल टू, तो हम सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग और इसके अंदर पास करेंगे बिगिनिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स।
हम बिगिनिंग इंडेक्स देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाय डिफॉल्ट जा रहा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबस्ट्रिंग फंक्शन करता क्या है। सबस्ट्रिंग फंक्शन एक बिगिनिंग इंडेक्स लेता है, एक एंडिंग इंडेक्स लेता है। मतलब अपनी स्ट्रिंग के अंदर आपको जो भी पार्ट निकालना है, सबसे पहले वो पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है उसका आप हमें बिगिनिंग इंडेक्स दे दीजिए, स्टार्टिंग इंडेक्स, और वो पार्ट कहाँ पर खत्म हो रहा है उसका आप हमें एंडिंग इंडेक्स दे दीजिए। और ये दोनों आप दे देंगे तो जो बीच का स्ट्रिंग का पार्ट होगा वो हम आपको रिटर्न करके दे देंगे, आप उसको कहीं पे स्टोर करवा लीजिए। तो उसे हमने यहाँ पर नेम में स्टोर करवा दिया। और यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स जो है उसको ले लेते हैं। हमें इस पूरे की लेंथ कैलकुलेट नहीं करनी, तो सिंपली लिख देंगे सेंटेंस डॉट लेंथ है हमारा एंडिंग इंडेक्स। अब यहाँ पर जो भी हम एंडिंग इंडेक्स पास करते हैं सबस्ट्रिंग के अंदर वो नॉन इंक्लूसिव होता है, मतलब वो एक्सक्लूसिव होता है। यानी अगर हमने 0 और 4 पास किया तो 0 से लेकर सिर्फ 3 तक के जो सबस्ट्रिंग है वो हमारे पास रिटर्न होकर आएगी। 0 और 5 पास किया तो 0 और 4 तक की सबस्ट्रिंग रिटर्न होकर आएगी, 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने 11 और पूरे सेंटेंस की लेंथ जो पास की है उसमें हमारे पास सिर्फ वो वाला पार्ट रिटर्न होकर आएगा जिसमें सेंटेंस डॉट लेंथ नहीं होगा आखिरी इंडेक्स, सेंटेंस डॉट लेंथ -1 एक से इंडेक्स कम होकर कंसिडर होगा इस फंक्शन के अंदर। तो यहां से हम इसे हटा देते हैं एंड हमारी स्ट्रिंग के अंदर हमने नेम जो है वो स्टोर करवा लिया है। इसे अगर प्रिंट करें तो कुछ इस तरीके से माई नेम इज टोनी हमने एक सेंटेंस लिया था, उसके अंदर 11वां इंडेक्स यानी जहां से टी शुरू हो रहा है, दिस इज एट 11th इंडेक्स, वहां से लेकर आखिरी इंडेक्स जो भी होगा वो सेंटेंस डॉट लेंथ से निकल आएगा। वहां तक की हमने सबस्ट्रिंग निकाल ली। इस सेंटेंस से हमने जो नेम निकाला वो आ गया है पूरा का पूरा टोनी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक और सेंटेंस होता है जिसमें होता टोनी स्टार्क। अब यहाँ पर क्या करते, सबस्ट्रिंग ले लेते 0 से शुरू होने वाली और 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स तक हमें उस स्ट्रिंग का एंड चाहिए, पर 3 नहीं पास करेंगे, यहाँ पर पास करेंगे हम 4। अब इसे सेव करते हैं और इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा हमारे लिए प्रिंट होगा टोनी। अब मान लीजिए हमें सिर्फ स्टार्क चाहिए, तो सिर्फ स्टार्क चाहिए तो हमें पता है कि स्टार्क 5th इंडेक्स से शुरू हो रहा है तो 5 पास करेंगे और यहाँ पर हम एंडिंग इंडेक्स पास नहीं करेंगे। जब हमने एंडिंग इंडेक्स पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उसने जो लास्ट इंडेक्स है इस स्ट्रिंग का उसको एंडिंग इंडेक्स ले लिया। तो जब हमारा लास्ट इंडेक्स ही एंडिंग इंडेक्स हो इस फंक्शन के लिए तो हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं तो हमारे लिए स्टार्क का एस प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज इट इज एट इंडेक्स 4। इसे एक बार और रन करते हैं तो अब हमारे लिए पूरा का पूरा स्टार्क प्रिंट होकर आ गया। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग्स के लिए हम उनकी सबस्ट्रिंग्स को कैलकुलेट करते हैं। अब ये हमने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं स्ट्रिंग्स के, इसके साथ भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें सिर्फ 1 2 3 कोई नंबर दिया है तो उसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें, या अगर हमें कोई इंटीजर दिया है तो उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक तरीके से बोनस क्वेश्चन है जो नीचे नोट्स आपको दिए हुए हैं इस लेक्चर के, उसके अंदर आपको एक टॉपिक मिला होगा। बाकी इस टॉपिक को आगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे स्ट्रिंग्स के तो उसमें कंसिडर करेंगे, वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। जिन लोगों को पहले से स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता था वो इस कॉन्सेप्ट को पार्सिंग कहते हैं। पार्सिंग के कॉन्सेप्ट को आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम इस वीडियो के अंदर सीख रहे होंगे वो ये है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल मतलब एक बार मेमोरी के अंदर आपने कोई स्ट्रिंग बना दी तो अब आप उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर और इसको हमें याद रखना है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसी कॉन्सेप्ट का हम नेक्स्ट स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास में यूज कर रहे होंगे एंड इसको काफ़ी अच्छे से हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि काफ़ी जगह इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है स्ट्रिंग्स के बारे में, तो हमें पता हो ये छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ रहे होंगे।